इमिग्रेशन के माहिर मारूफ नाम बड़े इल्म वाले इस शोबे के अंदर माहिर कानूनदान हमारे साथ मौजूद है ज़ाहिद चौधरी साहब। नाज़रीन इकराम, आजकल आपकी बेशुमार हमें वो कंप्लेंट्स मिल रही हैं, बहुत सारी आपकी फरियादें मिल रही हैं, जिनमें अलमास बीबी की भी फरियाद को आज हम यहाँ शामिल करेंगे। मेरी इमिग्रेशन से हम बात करेंगे, जो रात को रो रो के ये कह रही थी कि मैं 4 महीने पहले यहाँ वर्क वीज़े पर आई हूँ और मुझसे हेल्थ के नाम पर वो वीज़ा था, 20,000 मुझसे उस वक्त ले लिया गया और 4 महीने के बाद मुझे ट्रेनिंग के नाम पर यूज़ किया गया, बेगार कैंप के अंदर मुझे रखा गया और बाद अब कह रही हैं कि यूरोपीय वीज़े के साथ आपका वीज़ा स्विच कर देंगे और साथ ही ये कि ये बात किसी को बताना नहीं, वरना तुम्हारा जो मौजूदा वीज़ा है वो हम कैंसिल करवा देंगे। इसी तरह की बेशुमार शिकायत हमें मौसूल होती हैं। आज उन्हीं को जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। ज़ाहिद चौधरी साहब, सूरत हाल आपके इल्म में आ चुकी है और बेशुमार लोग भी आते होंगे। ये वर्क वीज़ा हेल्थ के नाम पर है क्या और इसका स्टेटस आगे फ्यूचर क्या है लोगों का? जी, बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद सलीम साहब। देखें, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जैसे आपने एक एग्जांपल दी है, तो हमारे पास रोज़ यहाँ ये मसाइल जो हैं वो लोगों के आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम जैसे लोग जो हैं, हम तो जब इस तरह की कोई बात आती है तो हम लोगों को अवेयर करने के लिए कि हम मेरी ज़ाती जो वीडियोस होती हैं वो अगर आप देखें तो मैं एक असरदराज से लोगों को इस बात से वार्न कर रहा हूँ कि ऐसे स्कैम जो हैं उनसे बचें। लेकिन अब बात यह है कि देखें, ये कोई नया सिलसिला नहीं है। ये पहले वर्क परमिट होता था, अगर 2007 2006 उससे पीछे जाएं, फिर ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो गया, फिर इन्होंने हेल्थ केयर के अंदर जो है वो वीज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। तो वीज़ा तो है, ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा हम इसको कहते हैं, और इसमें एक कैटेगरी जो है ये आपकी जो है वो हेल्थ केयर के सेक्टर में जो है, इसका अलग से भी वीज़ा कैटेगरी जो है वो मौजूद है। अब सवाल ये है कि जो बंदा वहाँ से आ रहा है, जैसे आप वो उस बीबी की आपने मिसाल दी है कि उसने कहा कि 20,000 पाउंड दिया है, तो उसको थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए थी कि ये 20,000 पाउंड वो किस चीज़ के दे रही है। ठीक है, क्यों कि अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूं और जेन्युइनली मुझे ज़रूरत है किसी एम्प्लॉय की, तो उसके अंदर, और मेरे पास लाइसेंस है, तो उसके अंदर सिर्फ होम ऑफिस की एक नॉमिनल सी फीस होती है जो एम्प्लॉयर पे करता है COS इशू करने के लिए। ठीक। तो वो फीस तो अगर अच्छा एम्प्लॉयर है तो वो तो खुद पे करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एप्लीकेंट है, जो यहाँ आ रहा है, उसने सिर्फ अपनी इमिग्रेशन की जो एप्लीकेशन फीस है वो देनी है। अब जो हेल्थ केयर में आते हैं उसका तो IHS जो है वो भी एग्जाम्प्ट है, ठीक, वो भी नहीं देना उन्होंने जी। तो इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम आप 1,000-1,500 पाउंड का आपका खर्चा टोटल तो 20,000 के लगभग लोग ले रहे हैं। तो अब ये तो जब आप 20,000 कोई आपसे मांगता है तो उसी वक्त आपका माथा टिक जाना चाहिए, आपकी आईब्रोज जो हैं वो रेज हो जानी चाहिए कि ये बंदा मुझसे 20,000 मांग किसके लिए रहा। ठीक है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये एक पहला कि जब कोई आपसे पैसे मांगे इस तरह की कैटेगरीज के लिए, तो आज समझ जाएं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है, कि ये एक स्कैम है। ठीक है जी। अब ये है कि लोग आ रहे हैं, अब जिस चीज़ का आप, हमारे पास भी ऐसी कुछ कंप्लेंट आई हैं कि एक तो वो पैसे दे के आगे जनाब 20,000 पाउंड, अब आगे जो है उन्होंने कहा जी हमारे पास काम नहीं है। सही। अब आप देखें, जब आपका COS या सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जब इशू होता है तो उसके ऊपर ये लिखा जाता है बाकायदा कि ये आपका जॉब टाइटल होगा, ठीक है, ये आपके वर्किंग आवर्स होंगे, ये आपकी जॉब स्टार्ट डेट होगी, ये आपकी जॉब एंड डेट होगी। ठीक। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आपने जॉब स्टार्ट की है, ठीक है, यानी आप जिस कंट्री में आ गए और जॉब जो आपके COS के ऊपर लिखी हुई है, उस महीने से फिर आप की जो वेज है वो आपके अकाउंट में जानी चाहिए, और फिर रियल टाइम में उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है वो आपके एम्प्लॉयर को पे करना है। सही। अब अगर एम्प्लॉयर ने ना तो आपको वेज स्लिप इशू की है, ना आपके अकाउंट में पैसे जो है वो गए हैं, और ना ही आपका टैक्स जो है वो वहाँ पे गया है HMRC में, तो इसका मतलब ये है कि नाउ आप ट्रैक से उतर चुके हैं।
ठीक है, ठीक है, यानी अब आपका कुछ नहीं होगा। अब एक बंदा 8 महीने से काम ही नहीं कर रहा, तो वो जब जाएगा एक्सटेंशन के वक्त या ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, तो वो तो रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करता। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि ये जो उन्होंने पैसे 20,000 लगाए वो उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया, डस्टबिन में फेंक दिया। एक्चुअली। ओके, और ऊपर से जो आपने दूसरा इसका पार्ट बताया, अब वो कहते हैं कि भागते चोर की लंगोटी से ही, या जो बंदा फंस गया है एक दफा उसको और उसको निचोड़ ले। अब वो जैसे आपने कहा है कि वो कहते हैं जी आप हमें और पैसे दें, हम आपका यूरोपियन रूट पे जो है वो स्विच कर देते हैं। आपके देखने वालों को तवज्जो से मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई कतन कैटेगरी मौजूद नहीं है कि अगर एक शख्स जो है वो वर्क परमिट पे ऊपर यानी स्किल्ड वर्कर वीजे के ऊपर आया हुआ है तो वो किसी यूरोपियन रूट पे चला जाएगा। ऐसी कोई कैटेगरी मौजूद नहीं, अनलेस तो फिर आप कोई फेक डॉक्यूमेंटेशन। यहीं पर जैसे आपने बोला कि भागते चोर की लंगोटी से कि मस्ताक बेशुमार तरीकों से पैसे और ऐंठे जाते हैं, यहीं पर टैक्स पे करने के नाम पर 800-900 पाउंड भी बहुत सारे लोगों से मुतालबा किया जाता है कि इन 4 महीनों का, जबकि बेशतर ऐसे विक्टिम उनका ये कहना कि हमने काम ही नहीं किया, हमें पे ही नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली, टैक्स किस चीज़ का, जिसके बदले में उन्हें ये कहा जाता है फिर हम आपका वीज़ा कैंसिल करवा रहे हैं और वापस भेज रहे हैं। ऐसे वापस भेजे जाने की धमकियों और ऐसे इदारों के खिलाफ कोई कानून मदद करता है? जी बिल्कुल। देखें ना, अगर आपका COS इशू हो गया है जी, और अगर अब आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको जॉब नहीं दे रहा, काम नहीं दे रहा, आपको पैसे नहीं दे रहा और ऊपर से आपसे ये कहता है कि मुझे टैक्स भी आप खुद दें, तो उसके खिलाफ जो है होम ऑफिस का एक कंप्लेंट सेल है, ये स्किल्ड वर्कर वीज़ों के लिए डेडिकेटेड हॉटलाइन है। तो आप होम ऑफिस को उनकी शिकायत कर सकते हैं। एक तो ये है, उससे क्या होगा, उस कंपनी का जो स्पॉन्सर लाइसेंस है वो रिवोक हो जाएगा। दूसरा, आप जो है यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम पुलिस, क्योंकि ये एक धोखाधड़ी है और धोखाधड़ी जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इसके लिए आप जो है वो पुलिस की मदद जो है वो भी ले सकते हैं कि ये हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है और हमें धमकी दी जा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अगर आपने अपनी फाउंडेशन ही ठीक नहीं बनाई तो अब लेट्स सपोज आपने कंप्लेंट की, ठीक है, उसका लाइसेंस जो है वो रिवोक हो गया, देन वेयर यू विल स्टैंड? आप कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे जी। होम ऑफिस जो है वो आपको 60 डे का टाइम देगा अगर वो उनका कंट्री छोड़ने का, अगर वो उनका लाइसेंस रिवोक करता है, ठीक है, तो वो कहेगा कि आपके पास अब 60 डेज हैं, इन 60 डेज में या तो आप नया एम्प्लॉयर ढूंढ लें एक्सक्यूज मी, या फिर आप जो है वो मुल्क को छोड़। तो ये उसके अंदर फिर जो है वो मसाइल। अपने यहाँ कंट्री के अंदर धोखे के जरिए से सुनहरे ख्वाब दिल में सजाए हुए लोगों के लिए तो बता दिए कि जो यहाँ आए, और उन लोगों के लिए भी बता दिया जो ये ख्वाब दिल में बसाए हुए पाकिस्तान में उधार इकट्ठा कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, सूद पर चीज़ें ले रही हैं, रकमें लोगों से ले रही हैं, के लिए एक बार फिर मैं ये चाहता हूँ जो लोग मन में ये ख्वाब सजाए हुए हैं पाकिस्तान में बैठे हैं, के लिए आपका पैगाम में दोबारा ले सकूँ एक बार। जी बिल्कुल। आप जो हैं नंबर 1 तो ये है कि आप ये देखेंगे अगर कोई शख्स आपसे एक बड़ी अमाउंट का, बड़ी रकम का मुतालबा करता है कि ये आप रकम हमें दे तो हम आपका वर्क परमिट या स्किल्ड वर्कर वीज़ा या आपको हम ये देंगे, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये जेन्युइन लोग नहीं हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें वो आपको COS इशू करके यहाँ पे ले आएंगे लेकिन यहाँ आने के बाद फिर वही मसाइल होंगे जिनका जिक्र अभी मैंने पहले किया है। और फिर इसलिए जब तक आपके पास जॉब की गारंटी ना हो उस वक्त तक आप ये समझें कि आपके साथ जो है वो धोखा होने जा रहा है। क्यों कि अगर COS आपको इशू है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इतनी आपकी सैलरी होगी, इतनी आपकी जॉब स्टार्ट डेट होगी, तो फिर वो कोई एम्प्लॉयर कैसे कह सकता है? देखे ना, COS का मतलब क्या होता है? जब मैं अगर एम्प्लॉयर हूँ, मुझे एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो मैं होम ऑफिस को लिखता हूँ कि जनाब मेरा बिजनेस है, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, या मुझे इस बंदे की ज़रूरत है कि मेरे पास काम है। होम ऑफिस समझता है कि इस बिजनेस को ज़रूरत है एम्प्लॉय की, तो वो COS इशू कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास काम है तो आपने होम ऑफिस से कहना कि मुझे बंदा चाहिए, तभी
अब आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब आपने बंदा बुला लिया 4 महीने उसको जनाब आपने उसको अब्यूज़ भी किया, ठीक है, और अब आप कहते हैं जी मेरे पास काम नहीं है। तो फिर आपने वो जो COS आपने इशू किया है उसमें भी आपने धोखा किया है, होम ऑफिस का गलत बयानी किया है। लिहाजा वो लोग जो हमारे बैठे हुए हैं, जो अपनी बीवियों के, बहनों के, माओं के जो हैं वो जेवर बेच रहे हैं, ज़मीनें बेच रहे हैं, अपने पेरेंट्स को जो है वो तकलीफ में दे रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि फॉर गॉड सेक आप देखें, बहुत सारे मैं अक्सर अपने टीवी प्रोग्राम्स में और अपने जो मेरे अपने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म में ये अवेयरनेस लोगों को देख रहा हूँ कि फॉर गॉड सेक आप 80-80 लाख 1-1 करोड़ रुपया जो है वो लगा के आ रहे हो, फिर आके हमारे सामने जो है वो बैठ के रोते हैं। फिर उस रोने से पहले बेहतर है कि आप ज़रा थोड़ा रिसर्च कर लें कि जब तक एक आप वो कहते हैं ना कि जब तक जो है वो एक लालची बंदा जो है वो मौजूद होगा तो इस तरह से धोखे करने वाले जो हैं वो मौजूद होंगे। ठीक है, ज़ैद चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जनाब आपका।